एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत हम लोग एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन करेंगे। वी स्टडी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारी जो पहली विधि है वो है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। किसी भी एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, यानी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी क्रोमिक अम्ल या अम्लीय या क्षारीय या उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट से या शांत नाइट्रिक अम्ल से या CrO3H2SO4 जिसे जोन्स अभिकर्मक भी कहते हैं। यदि इन ऑक्सीकारकों के द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाए तो कमरे के ताप पर ही एल्डिहाइड समान कार्बन परमाणुओं के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसको अभिक्रिया हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र RCHO और जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा, तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएंगे RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एल्केनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग लेते हैं फॉर्मिक अम्ल HCHO और फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो तो हमें प्राप्त होगा HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम लोग IPC पद्धति में मेथनोइक अम्ल कहते हैं। और ये फॉर्मिक अम्ल पुनः अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में। अगर हम लोग ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड CH3CHO यानी हम लोग ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा, तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH यानी CH3CHO एसिटल्डिहाइड अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा एसिटिक अम्ल में। और एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी IPC पद्धति में कहते हैं। इसके साथ ही एल्डिहाइड मंद ऑक्सीकारकों जैसे टॉलिन अभिकर्मक, फेहिलिंग विलयन और बेनेडिक्ट विलयन द्वारा शीघ्रता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसकी अभिक्रिया में इस प्रकार दे सकते हैं एल्डिहाइड RCHO अगर इसका ऑक्सीकरण कराया जाए टॉलिन अभिकर्मक द्वारा तो टॉलिन अभिकर्मक मौजूद होगा Ag2O और इसके द्वारा जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में और हमें सिल्वर का स्लेटी या काला अवक्षेप या हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। अगर एल्डिहाइड में हम लोग मिलाते हैं फेहिलिंग विलयन या बेनेडिक्ट विलयन तो फेहिलिंग विलयन या बेनेडिक्ट विलयन एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में RCOOH में ऑक्सीकृत कर देंगे और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और इसके बाद हमारी अगली विधि है कीटोन के ऑक्सीकरण से, यानी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं कीटोन के ऑक्सीकरण से।
कीटोन सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, परंतु कीटोन उच्च ताप पर प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, शान नाइट्रिक अम्ल या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल या इनके मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन से कम होती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग ले लेते हैं एसीटोन, जो कि एक कीटोन है। एसीटोन का सूत्र है CH3CO, ये है एसीटोन, यानी आईपीसी पद्धति में इसका नाम है प्रोपेंटून। और इसका अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा, यानी हम लोग एसीटोन को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, यानी हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल, और उसके साथ साथ हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ देखने वाली बात है कि एसीटोन में 3 कार्बन परमाणु हैं, परंतु एसीटोन को जब हम लोग अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं तो एसीटोन ऑक्सीकृत होता है एसिटिक अम्ल में, जिसमें केवल 2 कार्बन परमाणु हैं। इस तरह इस कीटोन के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन से कम होती है। इसके साथ साथ कीटोन के ऑक्सीकरण से हमें 2 असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त हो सकते हैं, और इस स्थिति में एक विशेष नियम प्रतिपादित किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं पोपॉफ नियम। यानी जब कीटोन के ऑक्सीकरण से 2 असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं तो कीटोन का कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं पेंटेन-2-ओन। पेंटेन-2-ओन यानी दूसरे कार्बन पर कार्बोनिल समूह है और यौगिक में कुल 5 कार्बन उपस्थित हैं। ये हमारा है पेंटेन-2-ओन, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। पेंटेन-2-ओन, पेंटेन-2-ओन को अगर हम लोग अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं, अर्थात इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो हमें 2 अम्ल प्राप्त होंगे। एक हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा हमें प्राप्त होगा CH3CH2COOH, यानी हमें एक मिलेगा एसिटिक एसिड और एक हमें प्राप्त होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ देखिए पोपॉफ नियम लागू हो रहा है कि जो कीटोन का ये जो कार्बोनिल समूह है ये छोटे एल्किल समूह के साथ मौजूद है, यानी एसिटिक एसिड में मौजूद है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगली तीसरी विधि की। तीसरी विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, यानी हम लोग एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एल्कोहल जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 तरह के एल्कोहल हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो जो प्राथमिक एल्कोहल हैं ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या तनु नाइट्रिक अम्ल या अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर के प्राथमिक एल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जैसा कि आप जान चुके हैं पहली और दूसरी विधि में कि एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो इस तरह यहाँ एल्कोहल में भी प्राथमिक एल्कोहल पहले ऑक्सीकृत होते हैं एल्डिहाइड में
और फिर वो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH, यानी हम लोग ले रहे हैं मेथिल अल्कोहल हम लोग ले रहे हैं, और मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा या तन नाइट्रिक अम्ल द्वारा या अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम और मैग्नेट द्वारा अगर हम लोग कराते हैं तो पहले हमें प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड। जल का एक अणु निकल जाएगा और हमें पहले प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जिसको हम लोग IPC पद्धति में कहते हैं मेथेनल। तो ये मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड फिर ऑक्सीकृत हो जाएगा फार्मिक अम्ल में HCOOH में, और ये फार्मिक अम्ल फिर ऑक्सीकृत हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगर हम लोग ले लेते हैं एथिल अल्कोहल, जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है CH3CH2OH, और इसका ऑक्सीकरण कराया जाए तो इसके ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त होगा पहले एसिटल्डिहाइड CH3CHO, पहले हमें प्राप्त होगा एसिटल्डिहाइड यानी एथेनल प्राप्त होगा, और फिर इस एथेनल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल। तो इस तरह हम लोग प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना सकते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से फिर हमें प्राप्त हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह हम लोग द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी हम लोग अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा या अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करा सकते हैं। और जब इस तरह ऑक्सीकरण होता है तो द्वितीयक अल्कोहल पहले कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और फिर ये कीटोन प्रबल ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने पर कम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एक हम लोग ले रहे हैं द्वितीयक अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CHOH CH3, और इसका ऑक्सीकरण हम लोग करा रहे हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा करा रहे हैं। तो हमें प्राप्त होगा कीटोन यानी एसीटोन बनेगा यहाँ CH3COCH3, और जल यहाँ बन जाएगा एसीटोन यानी प्रोपेन 2, और फिर एसीटोन ऑक्सीकृत हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये एसीटोन पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O। इस तरह देखिए, जो हमने जो द्वितीयक अल्कोहल लिया उसमें 3 कार्बन मौजूद थे, और उसके ऑक्सीकरण से जो एसीटोन बना उसमें भी 3 कार्बन है, परंतु एसीटोन के ऑक्सीकरण से जो हमें प्राप्त हो रहा है एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल में केवल 2 कार्बन मौजूद हैं। तो इस तरह कीटोन के ऑक्सीकरण से कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और हम लोग देखेंगे अब आगे कि कैसे तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो तृतीयक अल्कोहल होता है उसमें वो कार्बन जो अल्कोहली समूह यानी OH समूह से जुड़ा होता है उस पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इस तरह तृतीयक अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ना होने के कारण इसका साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है, परंतु प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ गर्म करने पर तृतीयक अल्कोहल पहले एल्कीन और फिर कम कार्बन युक्त कीटोन और अंत में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग ले रहे हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल CH3CCH3
CH3OH। ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2-मेथिल प्रोपेन 2ऑल। ये है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। आईपीसी पद्धति में इसको हम लोग कह सकते हैं 2-मेथिल प्रोपेन 2ऑल। तो इसका जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाएगा, यानी इसको हम लोग अम्लीय K2Cr2O7 के साथ जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें से जल का एक अणु निकल जाएगा और एल्कीन बनेगी। जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन होगी आइसो ब्यूटीन। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह हमें जो एल्कीन प्राप्त हो रही है वो है आइसो ब्यूटीन। और फिर ये जो आइसोब्यूटीन प्राप्त हो रही है इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अणु और जल का अणु निकल जाएगा और प्राप्त होगा कीटोन। और यहाँ पर जो कीटोन प्राप्त होगा वो कीटोन है एसीटोन। हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है एसीटोन। और फिर इस एसीटोन का जब ऑक्सीकरण होगा तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH मिल जाएगा। एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने आएगी और जल। इस तरह एसीटोन में तो 3 कार्बन परमाणु हैं, लेकिन इसके ऑक्सीकरण से हमें जो अल्कोहल प्राप्त हो रहा है उसमें केवल 2 कार्बन परमाणु हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमने जो तृतीयक अल्कोहल लिया था, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, जिसमें 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इसका जब प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण कराया गया तो हमें केवल 2 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। हम लोग देखेंगे अपनी अगली विधि। अगली विधि है एल्केन नाइट्राइलो, जिनको सामान्य रूप से एल्किल साइनाइड कहा जाता है। इनके पूर्ण जल अपघटन से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है। किसी भी एल्केन नाइट्राइल को यानी एल्किल साइनाइड को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यानी एल्केन नाइट्राइल यानी एल्किल साइनाइड के तन अम्ल द्वारा जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। एल्केन नाइट्राइल का सामान्य सूत्र लिखा जाता है RCN, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है ट्रिपल बॉन्ड। और इसका जब अम्लीय जल अपघटन कराया जाएगा, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं तन HCl द्वारा इसका पूर्ण जल अपघटन कराया जा रहा है तो इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होगा RCOOH एल्केनोइक एसिड, यानी हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा और सह उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस बनेगी। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCl और इसका अम्लीय जल अपघटन कराया जाए, यानी तन HCl द्वारा जल अपघटन कराया जाए तो प्राप्त होगा HCOOH यानी फार्मिक अम्ल बनेगा। और फार्मिक अम्ल के साथ साथ सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी अमोनिया गैस। और अगर हम ले लेते हैं मेथिल साइनाइड यानी मेथेन नाइट्राइड CH3CN, इसको सामान्य पद्धति में कहेंगे हम लोग मेथिल
साइनाइड, और आईपीसी पद्धति में इसको कहेंगे हम लोग मेथेन नाइट्राइल, क्योंकि इसमें मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु साइनाइड समूह द्वारा नाइट्राइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है, इसलिए इसका आईपीसी नाम है मेथेन नाइट्राइल। और इसका तनु अम्ल द्वारा पूर्ण जल अपघटन होगा तो प्राप्त होगा हमें एसिटिक अम्ल CH3COOH और सह उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल। अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 4 विधियां जान चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पांचवी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बहुत सारे व्युत्पन्न हैं, जिनमें है एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड, अम्ल एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। तो इनका अगर हम लोग तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएं तो हमें संगत जनक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले लेते हैं अम्ल क्लोराइड। तो अम्ल क्लोराइड के जल अपघटन से हम प्राप्त कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड को आईपीसी पद्धति में कहते हैं एथेनोइल क्लोराइड, जनरली इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। और एसिटिल क्लोराइड का जब तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन होगा, यहाँ एरो के ऊपर लिख रहे हैं H+, यानी तनु अम्ल द्वारा एसिटिल क्लोराइड जो कि एक अम्ल क्लोराइड है, इसका जल अपघटन होगा तो जल अपघटन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल और सह उत्पाद के रूप में HCl। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड के अम्लीय जल अपघटन से हमें प्राप्त हुआ एसिटिक अम्ल। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक और अम्ल क्लोराइड है HCOCl, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मिल क्लोराइड अत्यधिक अस्थायी है, इसलिए इसके जल अपघटन से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बना सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ले रहे हैं कैसे हम लोग अम्ल एनहाइड्राइड के अम्लीय जल अपघटन से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या जिसको आईपीसी पद्धति में कहते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड CH3COCH3, इसको सामान्यतः कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या आईपीसी पद्धति में इसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड का भी जब अम्लीय जल अपघटन होता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। वास्तव में ये एनहाइड्राइड जो हैं ये अम्ल के ही व्युत्पन्न है। तो इस तरह यहाँ पर हमें 2 अणु एसिटिक अम्ल का प्राप्त होगा एसिटिक एनहाइड्राइड के पूर्ण अम्लीय जल अपघटन से। एसिटिक अम्ल। और हम लोग देखते हैं अब अगला हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है एस्टर। तो एस्टरों के भी अम्लीय जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग बना सकते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग पहले लेते हैं एथिल एसीटेट CH3COOC2H5।
तो इसका जब अम्लीय जल अपघटन होगा CH3COO C2H5, ये क्या है, एथिल एसीटेट, या आयुक्सी पद्धति में इसको हम लोग कहेंगे एथिल एथेनोएट। तो एथिल एथेनोएट का पूर्ण अम्लीय जल अपघटन होगा तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, और प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल C2H5OH। वास्तव में एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया से ही बनता है एथिल एस्टेट, और यहाँ इसका पूर्ण अम्लीय जल अपघटन हो जाता है तो एथिल एस्टेट अपघटित हो जाता है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में। और हम देख रहे हैं अंतिम हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है वो है अम्ल एमाइड। तो अम्ल एमाइड के भी जल अपघटन से प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें हम लोग अम्ल एमाइड जो ले रहे हैं वो है एसिटामाइड CH3CONH2। और एसिटामाइड, इसकी क्रिया संतुलित अभिक्रिया समीकरण लिखने का तरीका भी अलग है। ये है एसिटामाइड जल और HCl भी यहाँ लिखा जाएगा। इसको सामान्य पद्धति में कहते हैं एसिटामाइड, लेकिन IPC पद्धति में इसका नाम है एथेनामाइड। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मूलाक्षर हो गया एमाइड, और इसके अम्लीय जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनेगा और अमोनियम क्लोराइड, ये एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ भी ध्यान रखने की बात है कि एक और अम्ल एमाइड है HCONH2, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मामाइड। इसको कहा जाता है फार्मामाइड, IPC पद्धति में इसको कहते हैं मेथेनामाइड। ये मेथेनामाइड भी अत्यधिक अस्थायी है, हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसके पूर्ण अम्लीय जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाया जा सकता। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब अपनी अगली विधि की ओर। हमारी अगली विधि है ट्राई हैलो एल्केनों के क्षारीय जल अपघटन से। तो ट्राई हैलो एल्केन किसको कहते हैं? जिन कार्बनिक यौगिकों में एक ही कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें 111 ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं, और इनके क्षारीय जल अपघटन से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र हम लोग लिख सकते हैं RCCl3, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। तो इनका क्षारीय जल अपघटन होता है, इसलिए इनकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया कराई जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड के 3 अणु निकल जाएंगे और एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है RCOH थ्राइस। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, और ये फिर अपघटित होकर के बना देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी RCOH और जल बना देता है। ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जल अपघटन कराया जाएगा, KCl निकल जाएगा और
प्राप्त होगा एक अस्थायी यौगिक HCOH थ्राइस, और ये फिर अपघटित होकर के दे देगा HCOOH और जल, यानी मिलेगा क्या, फॉर्मिक अम्ल हमें मिल जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अब अगली विधि की ओर। अगली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया पर प्राप्त योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह मौजूद होता है, और जब एल्किल समूह उपस्थित रहेगा तो फॉर्मिक अम्ल नहीं बना सकते हैं। हम लोग फॉर्मिक अम्ल से आगे के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ली जाती है, बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है, तो एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, और उसके जल अपघटन से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यानी अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं तो उसका सामान्य सूत्र लिखा जाएगा RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ हम लोग लिखेंगे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर एक योगात्मक उत्पाद हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OMgX, और फिर इसके जल अपघटन से, अम्लीय जल अपघटन से हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, और हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ ले लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी, तो बनेगा, ये हो गया योगात्मक उत्पाद CH3 C डबल बॉन्ड O और OMgBr, और फिर जब इसका अम्लीय जल अपघटन होगा तो प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल OH, यानी एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड मिलेगा, और उसके साथ साथ फिर हमें मिलेगा सह उत्पाद MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरह हम लोग अपनी 7वीं विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना जान चुके हैं। और एक और विधि है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से। तो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े 2 कार्बोक्सिलिक समूह युक्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम लोग जेम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, और इन जेम डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है मैलोनिक अम्ल H2C, और इसी C से 2 कार्बोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैलोनिक अम्ल
और जब इस मैलोनिक अम्ल को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अगर हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल से बनाना चाहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो हमें क्या करना होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जिसका सूत्र है COOH ट्वाइस, ये है ऑक्जेलिक एसिड। तो हमें ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करना होगा 110 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के साथ। तो इसको ग्लिसरीन के साथ गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फॉर्मिक अम्ल HCOOH, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। और हम लोग अपनी अगली विधि जानते हैं। अगली विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड के कार्बोनिलीकरण से, बाई कार्बोनिलेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है, जिसका तनु अम्ल से जल अपघटन कराने पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए हम लोग ले सकते हैं कि ये RO, यानी ये सूत्र होगा सोडियम एल्कोक्साइड का। इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोक्सिलेट RCOO, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। और इसका तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने पर, तनु HCl की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराने पर हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और सह उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च ताप और दाब पर गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट बनता है, और जिसका तनु अम्ल से जल अपघटन कराने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। हम यहाँ ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर जब हम लोग गर्म करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, यानी प्राप्त होगा HCOO, यानी सोडियम फॉर्मेट बनेगा। और सोडियम फॉर्मेट का जब अम्लीय जल अपघटन कराया जाएगा तो प्राप्त होगा फॉर्मिक अम्ल HCOOH, और सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा NaCl। तो यहाँ बन गया फॉर्मिक एसिड। अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो हमें लिखना होगा सोडियम मेथॉक्साइड हम लेंगे, यानी CH3O, यानी लेंगे। इसको उच्च ताप दाब पर गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CH3COO, यानी सोडियम एसिटेट प्राप्त होगा। और इसके अम्लीय जल अपघटन से हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस, यानी Cl। तो ये भी उदाहरण है। और हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी 10वीं विधि की ओर, जिसमें है एल्कीनों और एल्काइनों के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा अगर हम लोग एल्कीन या एल्काइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्कीन या एल्काइन में अधिक कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग ले सकते हैं एल्कीन RCH डबल बॉन्ड
CH2 और इसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, यानी इसको अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा हमें RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सह उत्पाद के रूप में जल भी मिलेगा। इसी तरह अगर हम लोग सम्मित एल्कीन लेते हैं यानी RCH डबल बॉन्ड CHR, ये एक सम्मित एल्कीन है और इसको हम लोग गर्म करें अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो हमें एक ही प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल तब हमें प्राप्त होगा, 2 अणु प्राप्त होंगे। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग ले लेते हैं एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो हमें प्राप्त होगा फार्मिक, यहाँ 4-5 नहीं 4 नवजात ऑक्सीजन ली जाएगी तो हमें प्राप्त होगा फार्मिक अम्ल। इसी तरह अगर हम लोग ले लेते हैं प्रोपीन और हम लोग देखेंगे कि एल्काइन से कैसे प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CR और इनका जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो प्राप्त होगा यहाँ दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ R के स्थान पर हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर R के स्थान पर हाइड्रोजन या कोई भी एल्किल समूह रख करके विभिन्न प्रकार के एल्काइनों के ऑक्सीकरण से बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जा सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली विधि की ओर, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कोच अभिक्रिया। कोच अभिक्रिया है क्या? फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कीनों को कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प के साथ 500 वायुमंडल दाब और 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर भी एल्केनोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कोच अभिक्रिया। तो कोच अभिक्रिया में उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं एथिलीन या एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम लोग जो है फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प, ये है एथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प के साथ हम लोग 500 वायुमंडल दाब और 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर H3PO4 फास्फोरिक अम्ल और 500 ATM दाब और 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर इसको हम लोग गर्म करें तो हमें प्राप्त होगा प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। 2 कार्बन है एल्कीन में, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इससे हमें प्राप्त हुआ प्रोपेनोइक एसिड और ये अभिक्रिया कहलाती है कोच अभिक्रिया। और हमारी अगली विधि है एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो मैग्नीज एसिटेट की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा एल्केनों को हम लोग ऑक्सीकृत कर सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में। जैसे हम लोग एल्केन को जनरली लिख सकते हैं RCH3, ये है एल्केन, और इसका वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं मैग्नीज एसिटेट की उपस्थिति में CH3COO ट्वाइस, और ये है मैग्नीज एसिटेट। इसकी उपस्थिति में अगर हम लोग इसको
एल्केन को गर्म करें तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्लस H2O। उदाहरण के रूप में हम लोग ले रहे हैं मेथेन, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ये मैग्नीज है, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो फॉर्मिक अम्ल और जल प्राप्त होगा। अगर हम लोग एथेन लेते हैं तो एथेन लेंगे तब हमें प्राप्त होगा, एथेन लेने पर प्राप्त होगा क्या, एसिटिक। इस अभिक्रिया को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, मेथेन के स्थान पर एथेन लिखिए, 3/2O2 मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे, यहाँ फॉर्मिक अम्ल के स्थान पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। और हमारी अंतिम विधि है, एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आर्नट आइस्टर्ट अभिक्रिया से, बाई आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन से। इस अभिक्रिया में अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया डाईएजो मेथेन से कराने पर डाईएजो कीटोन बनता है, और उस डाईएजो कीटोन की सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब उसको गर्म करते हैं तो कीटीन प्राप्त होता है। कीटीन यानी डबल बॉन्ड वाला कीटोन, और इसके जल अपघटन से एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया में देखिए हम लोग अगर ले लेते हैं एथेनॉइल क्लोराइड यानी CH3COCl, और इसकी अभिक्रिया हम लोग पहले कराएंगे डाईएजो मीथेन से। डाईएजो मीथेन होता है CH2N2। ये है एथेनॉइल क्लोराइड, या इसी को समान पद्धति में कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, और ये है डाईएजो मीथेन। तो इनकी आपस में क्रिया कराई जाएगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड और निकल जाएगा और डाईएजो कीटोन प्राप्त होगा, RC डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। और फिर इसका जब सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो एल्किल कीटीन प्राप्त होगा, AgTO की उपस्थिति में तो गर्म करेंगे, नाइट्रोजन अणु निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो ये सिंपल कीटोन होता और तब ये कार्बन समूह बीच में होता। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये है एल्किल कीटीन। यहाँ पर चूंकि मेथिल समूह है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मेथिल कीटीन, और इसके जल अपघटन से प्राप्त होगा प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड मिल गया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्नट आइस्टर्ट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से प्राप्त एल्केनोइक अम्ल में एक कार्बन परमाणु अधिक हो जाता है, और आर्नट आइस्टर्ट अभिक्रिया से फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल नहीं बनाए जा सकते हैं। और अगले वीडियो लेसन में हम लोग अध्ययन करेंगे इनके गुणों का, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करेंगे।